and welcome everyone. I am Dr. Rajit Chandan and I welcome all of you for the paper discussion of FST1 on this Dakshina e-learning platform. Okay? तो आज हम लोग ये जो आपका FST1 पेपर हुआ था इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं. Great. So the first question was the pigment which helps in opening and closing of stomata is, है ना. तो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो है क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, फाइटोक्रोम्स एंड फोर्थ ऑप्शन है फाइकोबिलीन्स, है ना. नाउ आपको मालूम है कि जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है ब्लू या रेड लाइट के रेस्पॉन्स में होती है और मोस्टली इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? फाइटोक्रोम बी. ओके, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 फाइटोक्रोम्स, है ना. Chlorophyll, carotenoid, phycobilins, they are not responsible for opening and closing of stomata. ठीक है, याद रखिएगा ये एक एक्सपेरिमेंट है अरेबिडोप्सिस थालियाना में. ठीक है, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जो फाइटोक्रोम बी होता है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. ग्रेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैच द फॉलोइंग है. कॉलम्स दिए हुए हैं 1 and 2 और इसमें आपके फाइटो हार्मोन्स दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड कॉलम में उनका जो केमिकल नेचर है, जो जिस केमिकल ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं वो लिखा हुआ है, आपको मैच करना है. ठीक है, चलो. IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, ये क्या होता है? इंडोल कंपाउंड है, सो इट विल गो विद इंडोल कंपाउंड. GA यानी कि जिब्रालिक एसिड्स, इट इज अ क्लास ऑफ टर्पीन्स, तो इट विल मैच विथ टर्पीन. ABA है ना, यानी कि एब्सिसिक एसिड, इट विल मैच विथ कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव्स हैं ये. C2H4 दिस इज अ गैसियस फाइटो हार्मोन, आपको मालूम है. एंड फाइनली क्या है? काइनेटीन. काइनेटीन जो होता है ये एडेनिन डेरिवेटिव होता है. ओके, ग्रेट. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, ग्रेट. चलिए, ये सब आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा है, अच्छे से याद भी होगा आप लोगों को. अगर नहीं है तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो एसे फॉर IAA यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑक्सीन की, है ना. इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ऑक्सीन, नेचुरल ऑक्सीन, उसका बायो एसे कौन सा है ना. तो याद करो, एक एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था FW वेंट का, है ना. अवेना कोलियोप्टाइल टेस्ट, दैट वाज फॉर ऑक्सीन. तो ऑक्सीन का बायो एसे आपने किस पे किया है? ओट सीडलिंग पे, और ओट क्या है? अवेना. सो अवेना कोलियोप्टाइल टेस्ट, है ना. या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अवेना कर्वेचर टेस्ट, इज द सेम थिंग. इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अवेना कर्वेचर टेस्ट, ऑप्शन नंबर 2. ओके, ग्रेट. अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी टेस्ट इसमें नहीं होता है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, बोथ 1 and 3 नहीं होगा. ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 4. फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट ग्रोथ ऑफ सेल इन टिश्यू कल्चर इज, है ना. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर्मूला पूछ रहे हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेलुलर ग्रोथ इन टिश्यू कल्चर. देखो, टिश्यू कल्चर में जब आप सेलुलर ग्रोथ की बात कर रहे हो, सेलुलर ग्रोथ की, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलुलर ग्रोथ होता है इन टिश्यू कल्चर, this is largely what? It is largely exponential growth. क्या होता है ये? Exponential growth होता है. ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिसोर्स का लिमिटेशन नहीं है, नो रिसोर्स लिमिटेशन. ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए ग्रोथ कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा यहाँ पे. और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, करेक्ट. ओके, अगर उस फॉर्मूला को आप वेट के टर्म्स में करो तो क्या आ जाएगा? W2 इज इक्वल टू W0 ERT, जिसमें R क्या था? इंट्रिंसिक रेट था, है ना. समझ में आ रहा है? T क्या है? टाइम है. E नेचुरल लॉग है एंड W आपका इनिशियल वेट है. ओके, तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2. जब आप सेलुलर ग्रोथ की बात करते हो इन टिश्यू कल्चर और इन लैब कंडीशन, वी डू इट बाय वेट, है ना, लेंथ पे नहीं करते. ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2. ग्रेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात कर रहे हैं
यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है आपके पास, है ना। और बेसिकली में ये आपका रेस्पिरेशन चैप्टर का है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है ग्लूकोज है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ग्लूकोज बना हुआ है आपका, एंड ग्लूकोज से आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P बना हुआ है। G3P से फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA, और लिखा हुआ है A, और कुछ डेरिवेटिव बन रहे हैं, है ना। A is being consumed, we don't know what A is, okay. Then they are saying 3PGA से क्या बन रहा है, PEP, phosphoenol pyruvic acid, great, okay, okay. और फिर क्या दिया हुआ है, ये जो PEP है, it is being converted into pyruvic acid PA, और pyruvic acid से फिर यहाँ पे दो यहाँ पे दिया हुआ है, एक बन रहा है C, ये भी हमें नहीं मालूम है क्या है, बट यहाँ पे NAD प्लस NADH जो है वो आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जिसमें NAD प्लस में, और फिर पायरुविक एसिड से एक दूसरा भी प्रोडक्ट बन रहा है B, वो भी हमें नहीं मालूम है कि क्या है, और यहाँ पे भी आपका NADH यूटिलाइज हो रहा है, ओके, और यहाँ पे प्लस CO2 बन रहा है। सो इफ यू सी क्लियरली, ये जो है आपका क्या है, ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का पाथवे है, जहाँ पे ग्लूकोज जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, PEP, और फाइनली किसमें, पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। नाउ पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है किसमें, एथेनॉल, किसमें कन्वर्ट होता है, एथेनॉल प्लस CO2, तो B क्या होगा, B इज बेसिकली एथेनॉल ETOH, ओके। C क्या है, C होगा लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक फर्मेंटेशन। A क्या होगा, A आपका NAD होगा, क्योंकि यहाँ पे याद रखिए कि NAD प्लस और बनता क्या है, NADH प्लस H प्लस, तो आपका ये जो A है वो क्या है, A is NAD प्लस, B is your ethanol, and C is your lactic acid, करेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज हाउ मेनी ATP are produced when 2NADH2 of glycolysis, okay, are entered into mitochondrial ETS by glycerol phosphate subtle system, है ना। ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैलेट वाले सटल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स में एक्सेप्ट द हिपेटोसाइट्स, है ना, या फिर ब्रेन सेल्स, वहाँ पे आपका दूसरा सटल सिस्टम चलता है, लेकिन मैक्सिमम सेल्स में क्या होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम होता है, किसके लिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ, देखो यहाँ पे ये मान लो कि एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ है, पायरुविक एसिड में। प्रोसेस क्या था, ग्लाइकोलिसिस, और इससे बना क्या है आपका NADH प्लस H प्लस। ये NADH ऑक्सीडाइज कब होगा, जब ये एंटर करेगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये एंटर कर रहा है किससे, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम से, और जब इससे होता है तो यहाँ पे ATP का क्या होता है, लॉस होता है, ATP का लॉस होता है, समझ में आ रहा है, एक ATP का लॉस हो जाता है, 1 ATP का लॉस। इसीलिए जब ये NADH माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो थ्रू ETS एक्चुअली 3 प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एक ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो नेट गेन कितना होगा, 2 ATP का, कितना होगा, 2 ATP का। यहाँ पे हम कितने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2NADH प्लस H प्लस का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 into 2 यानी कि 4 ATP। करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 ATP, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। एंड दिस इज द रीजन कि कई बार हम लोग लिखते हैं ना कि ग्लूकोज से टोटल ATP कितना मिल रहा है, कभी 36 कभी 38,
ओके, तो जहां पे भी ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल का यूज होता है फॉर मूविंग द ग्लाइकोलिटिक NADH इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, जब भी हम लोग ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम का यूज करते हैं इस NADH को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाने के लिए, सो दैट कि वहां पे जाके क्या हो जाए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो और ATP बने, तो उस केस में आपका पर NADH, हर एक NADH को ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम से ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ATP का लॉस होता है, और इसीलिए आपका नेट 2 के लिए 2 ATP का लॉस हो गया, 2 NADH के लिए 2 ATP का लॉस हो गया, और टोटल आपको कितना मिलता है, 36 ATP। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो बस ये याद रखिएगा। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ग्रेट, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कह रहा है व्हाट इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन माइटोकॉन्ड्रियल ETS, है ना, टर्मिनल का मतलब लास्ट, फाइनल, है ना, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर माइटोकॉन्ड्रियल ETS का कौन होता है, ऑक्सीजन, राइट, और क्या बनाता है, H2O, है ना, तो एक्सेप्टर कौन होगा, ऑक्सीजन, बनता क्या है, वाटर, इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, calculate how many net ATP molecules are directly synthesized in EMP pathway from one glucose molecule, है ना। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप याद रखो, इन्होंने पूछा है कि कितने नेट ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ग्रॉस नहीं, नेट, ठीक है, पहली चीज। दूसरा इन्होंने बोला है डायरेक्टली, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं, और तीसरा बोल रहे हैं EMP पाथवे, यानी कि एम्बडेन मेयरहॉफ पारनास पाथवे, मतलब क्या है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो आपको मालूम है ग्लाइकोलिसिस में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल कितने बनते हैं, 4 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, कितना, 4 ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, 4, और ऑलरेडी यूटिलाइज कितना हो चुका होता है, 2, है ना, यूटिलाइज या कंज्यूम कितना हो चुका होता है, कितना लगता है, 2 ATP, समझ में आ रहा है। तो 2 ATP लग गया तो उसको हम माइनस लिखते हैं, और ये बना इसलिए 4 लिखते हैं, तो टोटल नेट गेन कितना हो गया, 2 ATP का, समझ में आ रहा है। तो नेट गेन कितना हुआ, सिर्फ 2 ATP, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। देखो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है ना, और ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग लेते हैं उस पे कितना होता है, 0, कितना होता है, 0, ऑप्शन नंबर 1। ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन शुगर इज एडेड at source water potential of source dash and when sugar is removed at sink the water potential of sink dash। देखो जब आप शुगर को ऐड करोगे तो शुगर क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्यूट, और जब भी आप सॉल्यूट को ऐड करते हो आपका वाटर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और जब आप शुगर इसमें से रिमूव कर लोगे यानी कि सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, समझ में आ रहा है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके अगेन NCERT का एक डायग्राम है ना, वो डायग्राम दिया हुआ है ABC, और डायग्राम देख करके अगर आपको ठीक से आपने NCERT पढ़ा है तो आपको याद आ गया होगा कि A इज अ प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट, B इज अ फ्लैसिड प्लांट सेल, और C जो है वो क्या है, फुल्ली टर्जिड प्लांट सेल है, ठीक है। तो पहला क्या है, देख लो, जो A दिया हुआ है वो किसका है, A इज प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल, B जो है वो क्या है, B इज फ्लैसिड सेल, और C क्या है यहाँ पे आपका, C इज अ फुल्ली टर्जिड सेल, ठीक है। अब चलो, अब देखो यहाँ पे देयर आर फ्यू स्टेटमेंट्स गिवन, है ना, देयर आर 4 स्टेटमेंट्स गिवन, और पूछ रहा है इनमें से कौन कौन सा सही है विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। ओके, लेट्स सी। पहला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है साई पी ऑफ सेल बी विल बी पॉजिटिव, है ना, क्या बोल रहा है कि इसका जो साई पी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा,
नहीं है, ये फ्लैसिड सेल है, नहीं होगा इसका साइड पी पॉजिटिव। ठीक है, चलिए दूसरा बोल रहा है सेल बी इज फ्लैसिड। हाँ जी, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया है, रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है कि बी फ्लैसिड सेल है, ये करेक्ट है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो देखो, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है साई डब्ल्यू ऑफ सेल ए इज मिनिमम। हाँ जी, साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल ए की बात कर रहा है। क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, है ना, और ये क्या होगा, उसमें भी मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये भी क्या है, सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है साई पी ऑफ सेल सी वुड बी 0। इसका साई पी 0 होगा क्या, नहीं होगा, ये फुल्ली टर्जिड सेल है। समझ में आ रहा है। तो ये इन चार स्टेटमेंट में से सही क्या है, सिर्फ सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ भी क्या है, गलत है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फाइंड ऑड वन आउट अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, है ना। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं आपके ऑप्शंस में जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, और इसमें से आपको ऑड वन आउट निकालना है। ऑप्शंस देखो, लाइट, मीजोफिल सेल, टेम्परेचर एंड CO2। अब लाइट, टेम्परेचर, CO2 ये तीनों क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो ये सेम है। मीजोफिल सेल नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, ऑड वन आउट, और आपका करेक्ट आंसर भी हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, अगेन मैच द फॉलोइंग है। दो कॉलम्स दिए हुए हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2, और यहाँ पे जो है आपका फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग कुछ बात की गई है। लेट अस सी, देखते हैं हम लोग क्या है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है इनर सरफेस ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन, और ये किससे मैच होगा। देखो, इनर सरफेस ऑफ थाइलाक्वाइड जो मेम्ब्रेन होता है, यानी कि थाइलाक्वाइड के अंदर वाला पार्ट जो ल्यूमेन साइड पे है, वहां पे क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये फोटोलिसिस से मैच होगा। सेकंड, प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है, इसको किसने बताया था, पीटर मिशेल ने, है ना, पी मिशेल या पीटर मिशेल, तो इन्वेंटर का नाम है यहाँ पे जो डिस्कवर किए थे। प्रोटॉन ग्रेडियंट किससे मैच होगा, ए से। फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1 जो है बाद में आता है ना, जहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन होता है ना। इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, FRS, तो उससे जाएगा। फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 2 जो होता है ये पहले होता है, P680 है ये, और इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, फियोफाइटीन। करेक्ट, तो ये किससे मैच होगा, फियोफाइटीन से। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 रिक्वायर्ड, है ना। तो ये बोल रहा है कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। ऑप्शंस देखते हैं पहले। ऑप्शंस दिया है 4 NADPH2 एंड 3 ATP, 3 ATP 5 NADPH2, 2 NADPH2 एंड 3 ATP, एंड फाइनल ऑप्शन है आपका 5 ATP एंड 2 NADPH2। देखो, एक चीज याद रखना, आपके NCERT में एक टेबल दिया हुआ है कि C3 प्लांट्स में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए आपको क्या लगता है, यू रिक्वायर 18 ATP एंड 12 NADPH2, है ना। एक ग्लूकोज में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 6, यानी कि ये किससे बना है, 6 CO2 से। तो 6 CO2 को C6H12O6 में फिक्स करने के लिए आपको कितना लग रहा है, 18 ATP एंड 12 NADPH। तो एक CO2 के लिए कितना लगेगा, 6 से डिवाइड कर लीजिए, 3 ATP एंड 2 NADPH2। समझ में आ रहा है। इसको हमने क्या किया, 6 से डिवाइड कर दिया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 ATP प्लस 2 NADPH2, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, देखो 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी CO2 acceptor molecules in C3 and C4 plants respectively is। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइमरी CO2, हम प्राइमरी एंड
सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, किसकी? CO2 एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, सेकेंडरी एक्सेप्टर कौन है, किसमें? C3 प्लांट्स में। अब C3 प्लांट्स में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? RUBP, और तो कोई होता नहीं है ना। इसको कैटालाइज कौन करता है इस रिएक्शन को? रूबिस्को बिस्फेनो। यहाँ पे सेकेंडरी तो होता ही नहीं है। C4 की बात करते हैं, ठीक है। C4 में प्राइमरी कौन होता है? PEP केज होता है, ओके। और सेकेंडरी कौन होता है? RUBP। समझ में आ रहा है? C4 में यहां पे पूछ रहा है कि C3 का प्राइमरी और C4 का सेकेंडरी दोनों सेम ही है ना। C3 का प्राइमरी और C4 का सेकेंडरी कौन है? RUBP। तो आंसर क्या होगा? RUBP ओनली, ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी अब? क्वेश्चन नंबर 16। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following is not a function of mycorrhizae? है ना, mycorrhizae फंगस प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, लाइक पाइनस। mycorrhizae की बात कर रहे हैं हम लोग, जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, बिल्कुल सही बात है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी होता है। हेल्प्स एंड सीड जर्मिनेशन, यस ये भी होता है। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा कि माइकोराइजी जो है वो सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, ओके। एंड ये जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। 4th, प्रोवाइड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये नहीं करता है वो, ठीक है। सो इनमें से जो 4th ऑप्शन है, प्रोवाइड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइकोराइजी, ठीक है। और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। नंबर 1, लेग हेमोग्लोबिन इज अ पिंक कलर्ड पिगमेंट, बिल्कुल सही बात है, होता है पिंक कलर का। लेग हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन रूट नोड्यूल ऑफ पाइसम सटाइवम, पी प्लांट, लेग्यूमिनस सी, है ना, होता है, सही बात है। लेग हेमोग्लोबिन वर्क टू कंसंट्रेट ऑक्सीजन इन नोड्यूल, नहीं जी ये नहीं होता, इसका उल्टा होता है। लेग हेमोग्लोबिन क्या करता है? नोड्यूल में जो भी ऑक्सीजन है उसको क्वेंच कर लेता है, समझ में आ रहा है, उसको कंसंट्रेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम है दैट इज हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है। इसीलिए ये जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या है? थर्ड स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4th बोल रहा है लेग हेमोग्लोबिन इज एब्सेंट इन रूट ऑफ व्हीट, बिल्कुल, क्यों? व्हीट में रूट नोड्यूल ही नहीं होता है, तो लेग हेमोग्लोबिन कहां से आएगा? तो ये भी सही बात है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, 1, है ना, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है क्रिटिकल एलिमेंट CHO, क्रिटिकल एलिमेंट, देखो क्रिटिकल एलिमेंट CHO नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि ये एबंडेंस में प्रेजेंट है। क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत है। सेकंड, डाई बैक ऑफ साइट्रस, और हाइफन देकर लिखा हुआ है FE। नाउ डाई बैक ऑफ साइट्रस इज नॉट कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, है ना। डाई बैक डिजीज ऑफ जो साइट्रस होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है खैरा डिजीज ऑफ राइस, हाइफन देके लिखा हुआ है जिंक, बिल्कुल सही बात है। खैरा डिजीज ऑफ राइस किसकी वजह से होता है? जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी है, करेक्ट आंसर भी है, ठीक है। ग्रेट, सो इसका है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज नॉट अ कोफैक्टर, ठीक है। कौन सा इसमें से कोफैक्टर नहीं है? ऑप्शन देखो, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयंस। कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मेटल आयंस, ये तीनों कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है। याद कीजिए होलो एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, एपो एंजाइम एंड एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो कोफैक्टर्स हैं। जो एपो एंजाइम है वो क्या है? वो प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम है, ठीक है, वो कोफैक्टर नहीं है और यही आपका करेक्ट आंसर भी है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग केयरफुली। Enzymes are denatured at high temperature, but in certain exceptional organisms, they are effective even at temperature 80 to 90 degrees Celsius. बिल्कुल सही बात है, like Thermus aquaticus, है ना। या फिर हम लोग बात करते हैं आपका
वेंट पॉलीमरेज की, है ना, या फिर हम लोग बात करते हैं PFU पॉलीमरेज की, है ना, इन पायरोकोकस फ्यूरियोसिस। तो ये सारे जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली आर्कीबैक्टीरियाज हैं, इनमें हाई टेम्परेचर स्टेबल एंजाइम्स होते हैं, है ना, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं और काम करते हैं, है ना। बाकी सब में डिनेचर हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, लेकिन कुछ ये जो एक्सेप्शनल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि हम लोगों ने एक्सट्रीमोफाइल्स बोला है, इनमें नहीं होता है, स्टेबल रहता है। सो इट इज करेक्ट। सेकंड, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, बिल्कुल सही बात है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, करेक्ट। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अब टेक्निकली देखो तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ओके। एंड फोर्थ, एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी, ये भी सही बात है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिख रहे हैं टेक्निकली, है ना। ऑप्शंस अगर हम देखते हैं तो पूछ रहा है हाउ मेनी इज और आर रॉन्ग, और इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 1, है ना, तो एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अगर हम लोग ठीक से, अगर हम लोग वेगली बात करें तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, इसको हम गलत मान सकते हैं, है ना। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स कहीं पे लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, उसको अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। हाउएवर राइबोजाइम्स आर आल्सो अ टाइप ऑफ एंजाइम्स, है ना। तो टेक्निकली देखेंगे तो वो भी सही होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूसिवली एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, प्रोटीनेशियस एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, और इसीलिए ये इस जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको हम लोग गलत मान रहे हैं, ओके। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following option correctly described the cell as shown in figure, है ना। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो है उसको करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देयर आर क्रोमोसोम्स, है ना, अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स बने हैं, डिफरेंट साइज के क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली, है ना, सब मेटासेंट्रिक बट डिफरेंट साइज के क्रोमोसोम्स हैं, और हर एक साइज के 2 क्रोमोसोम्स हैं, एक वाइट में है और एक ग्रे में है ना। बेसिकली जितने भी सेम साइज के हैं दे आर व्हाट, होमोलोगस पेयर, है ना। काउंट कीजिए, देयर आर 4 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 8, 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, है ना। पेयर कितने होंगे, 4 पेयर्स, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, 8 क्रोमोसोम्स एंड 4 होमोलोगस पेयर, है ना। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 22, मैच द फॉलोइंग है बेसिकली, सॉरी, एक डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे ये लेट एनाफेज का डायग्राम है और पूछ रहा है आइडेंटिफाई द अबव स्टेज विथ देयर रेस्पेक्टिव इवेंट, है ना। तो आपको पहचानना है। ग्रेट। पहला दिया हुआ है एनाफेज 2, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ये एनाफेज 2 तो नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हर एक क्रोमोसोम में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, हर एक क्रोमोसोम में आपका क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इसीलिए एनाफेज 2 तो ये नहीं है ना। एनाफेज 1, हाँ जी ये एनाफेज 1 है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर यहाँ पे नहीं हो रही है, हर एक क्रोमोसोम जो मूव कर रहा है अपोजिट पोल्स में उनके पास सिस्टर क्रोमैटिड्स है। एंड थर्डली अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो एक्चुअली यहाँ पे 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे पहले मेटाफेजिक प्लेट पे, और ये जो होमोलोगस पेयर है इनका क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, एक एक जो है वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर रहा है, 1 क्रोमोसोम ऑफ ईच होमोलोगस पेयर, है ना। तो एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, ये आपका करेक्ट है, यही दिख रहा है, ठीक है। थर्ड है एनाफेज 1 स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, डायग्राम में ये नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। मेटाफेज 1 बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, ये मेटाफेज तो है ही नहीं, ये है क्या, एनाफेज, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2, है ना। ये एनाफेज 1 का डायग्राम है। कैसे देखा आपने, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं उनमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल आर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एक्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ऑप्शंस के जैसे, है ना, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा माइटोसिस का सिग्निफिकेंस नहीं है। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही, ऐसा होता है। रेस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, हाँ जी, सेल इसलिए तो डिवाइड करता है माइटोसिस से, टू मेंटेन इट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, है ना, तो ये भी सही है। थर्ड, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन बाय इंड्यूसिंग वेरिएशन, देखो माइटोसिस में वेरिएशन नहीं होता है,
ठीक है, इसीलिए ये थर्ड ऑप्शन सही नहीं है। फोर्थ, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज ऑल्सो ट्रू, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइबोजाइम, ठीक है, राइबोजाइम की बात कर रहे हैं। रुबिस्को प्रोटीनेसियस एंजाइम है, कैटालेज प्रोटीनेसियस एंजाइम है, टीलोमरेज प्रोटीनेसियस एंजाइम है, 23S RNA राइबोसोमल आरएनए, ये क्या है, एक आरएनए है जिसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। ये पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस को, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को क्या करता है, कैटालाइज करता है, ठीक है, राइबोसोम्स का पार्ट है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स में मिलता है, ठीक है। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक 70S राइबोसोम्स है, उसका जो लार्जर सब यूनिट है 50S, उसका एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है 23S RNA, जो कि एक राइबोजाइम की तरह बिहेव करता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस को क्या करता है, कैटालाइज करता है, इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजेला इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, ऑप्शन देखो 10+2, 10+2 तो किसी का नहीं होता है ना, सीलिया और फ्लैजेला जो होता है, देखो यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सीलिया और फ्लैजेला, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 9 डबलेट्स +2 इन सेंटर, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रियोल की, तो ये क्या होता है, 9 ट्रिपलेट्स +0, इसी को हम लोग बोलते हैं 9+2, और इसको बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट, करेक्ट। तो आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। Question number 26. Choose the incorrect statement about nucleolus, है ना, यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं, न्यूक्लियोलस की। पहला, larger and more numerous nuclei, okay, पहला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। The proteins, the cells which are actively doing protein synthesis, इनमें ज़्यादा राइबोसोम्स की जरूरत होती है, और राइबोसोम्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, न्यूक्लियोलस, इसीलिए ऐसे सेल्स का जो न्यूक्लियोलस होता है वो स्लाइटली इलोंगेटेड दिखता है ना, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, अभी बोला, ये भी सही है। थर्ड, इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, नहीं जी, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी कहाँ, NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज्म रीजन में, और ये कहाँ होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस पे होता है ना, तो कुछ क्रोमोसोम्स में प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स, और वहीं पे न्यूक्लियोलस आपको मिलता है, समझ में आ रहा है, हाँ जी। तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होता है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है, और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। फोर्थ, इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, करेक्ट है। ओके, 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम का कौन सा फंक्शन नहीं है, पहला मैकेनिकल सपोर्ट, लाइसोसोम कभी भी मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता, ये इनकरेक्ट है ना, सो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता है लाइसोसोम। सेकंड बोल रहा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन बिल्कुल करता है, ऑटोफेजी हाँ जी होता है, इसीलिए तो इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ऑटोलिसिस, है ना, तो ये सब होता है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28, which cell wall is capable of growth and gradually diminishes as cell matures, है ना, तो जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ना, ये जो होता है ये थिन एंड इलास्टिक होता है, राइट, ये आपने पढ़ रखा है, प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है, थिन एंड इलास्टिक, और इसकी वजह से ये क्या होता है, इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, है ना, इसमें ग्रोथ हो सकती है। ऐसे सारे प्लांट सेल्स जिनमें प्राइमरी सेल वॉल है, उनका सेल साइज क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, उसमें सेलुलर इलोंगेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बार उसमें सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया तो फर्दर इसका साइज इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो भी आपका प्लांट सेल है जिसमें प्राइमरी सेल वॉल है और सेल इलोंगेट कर रहा है, तो स्लोली ये जो प्राइमरी सेल वॉल है क्या होता है, थिन एंड थिन होता जाता है, मतलब डिमिनिश होता जाता है, समझ में आ रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, प्राइमरी सेल वॉल।
29 A एंड B एंटीजन ऑफ RBC आर एग्जाम्पल ऑफ, है ना। तो RBC के ऊपर A B एंटीजन होते हैं जिसके बेसिस पर हमारे पास क्या है, ABO टाइप ब्लड ग्रुपिंग करते हैं हम लोग, ABO टाइप, है ना। और इसमें A और B जो एंटीजन है वो बेसिकली क्या है, दिस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। A B और O तीनों क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन होगा आपका इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए। ध्यान रखिए हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोसाइड की, मतलब सुगर, राइबोज सुगर प्लस योर एन बेस, नाइट्रोजनस बेस। समझ में आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में अगर हमने फॉस्फेट जोड़ दिया तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एडिनोसिन बेस है, यूरिडीन, डीऑक्सीयूरिडीन या डीऑक्सीथाइमिडीन। अब देखो डीएनए की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए, तो उसमें क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज सुगर होगा, डीऑक्सीराइबोज सुगर होगा, ठीक है। और थाइमिडीन टी, है ना। यूरिडीन तो उसमें हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि डीएनए में यूरासिल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 डीऑक्सीथाइमिडीन। ओके, चलो, इनफैक्ट डीऑक्सीयूरिडीन बनता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आरएनए में यूरिडीन नहीं, सॉरी आरएनए में डीऑक्सी नहीं होता है, राइबोज सुगर होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर यूफोरबिया। अब यूफोरबिया जो है, यूफोरबिएसी का मेंबर है, प्लांट, है ना। तो यूफोरबिएसी प्लांट फैमिली का मेंबर होता है यूफोरबिया, है ना। इस फैमिली के और भी मेंबर्स होते हैं, लाइक पॉइंसेटिया का नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो पॉइंसेटिया भी किसका मेंबर है, यूफोरबिएसी का। लेट्स सी, यूफोरबिया के बारे में हमें बात करना है। पहला, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। हाँ जी, यहाँ पे लीफ जो है वो किस में मॉडिफाई कर जाते हैं, स्पाइंस में। क्यों, ये मोस्टली डेजर्ट कंडीशंस में होते हैं, वाटर स्कार्स रीजन में ग्रो करते हैं, इसलिए एडेप्टेशन है ये। सेकंड, स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक ऑर्गन। हाँ जी, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। हाँ जी, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें। फोर्थ बोल रहा है, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर इज 1 to many रेस्पेक्टिवली। अब याद रखना यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेल फ्लावर है और जो फीमेल फ्लावर है, इसमें बोल रहा है कि मेल फ्लावर एक होता है और फीमेल फ्लावर मेनी होते हैं, है ना। आपको बता दूं कि यहाँ पे यूफोरबिया में आपका जो फ्लावर होते हैं वो सिंगल नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, एक तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है। और इस इन्फ्लोरेसेंस में हम लोग देखते हैं कि बाहर में बहुत सारे मेल फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे मेल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि मेनी मेल फ्लावर्स, और बीच में एक यूजुअली क्या होती है, फीमेल फ्लावर। तो 1 and many ये होता है, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया था, ये नहीं होता है। समझ में आ रहा है, इसीलिए आपका फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, एक्साइल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन, है ना। एक्साइल प्लासेंटेशन आपको कहाँ मिलता है, एक्साइल प्लासेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, यानी कि है ना, एक्साइल ऐसा होगा, यहाँ पे होता है सब कुछ एक्साइल में, ठीक है। चलिए, एक्साइल प्रेजेंटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ होगा। ऑप्शन नंबर 1 कंपोजिटी फैमिली एंड क्रूसीफेरी, नहीं जी, अब कंपोजिटी में तो नहीं होगा। सेकंड, कुकुरबिटेसी एंड मालवेसी, कुकुरबिटेसी में भी नहीं होता है, एक्साइल प्लासेंटेशन वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, पेराइटल होगा। लिलिएसी एंड फैबेसी, अब लिलिएसी में तो होगा, लेकिन फैबेसी में क्या होता है, मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है। फोर्थ, मालवेसी एंड लिलिएसी,
मालवेसी में भी आपका क्या होगा, एक्साइल प्लासेंटेशन एज यू सी इन भिंडी, है ना, ओखरा। या फिर लिलिएसी, लिलिएसी में भी क्या होगा आपका एक्साइल प्लासेंटेशन होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लांट्स हैव पैपिलिनियोसी कोरोला, है ना। तो देखो यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिए हुए हैं, इनमें से जितने भी प्लांट पैपिलिनियेसी फैमिली के होंगे, है ना, यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के होंगे, है ना, उन सब में क्या होगा, पैपिलिनियेसी कोरोला होगा। करेक्ट। तो बेसिकली इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से पैपिलिनियेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं या फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। पहला सनहेम्प, हाँ जी, सनहेम्प क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट है। ट्राइफोलियम ये भी है। चिली नहीं है। पेटूनिया नहीं है। ल्यूपिन हाँ जी है। एलोए नहीं है। मुलेठी हाँ जी, ये आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली का मेंबर है। और ट्यूलिप नहीं है, वो लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। तो सनहेम्प, ट्राइफोलियम, ल्यूपिन एंड मुलेठी, ये जो 4 प्लांट इसमें दिए हुए हैं, ये किसके मेंबर हैं, पैपिलिनेसी फैमिली के। इसीलिए इनमें पैपिलियोनेसियस कोरोला होगा। तो कितने हो गए, 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द प्लासेंटेशन इन लेमन, है ना। लेमन क्या है, साइट्रस है। लेमन क्या होता है, साइट्रस। और साइट्रस में कैसा होता है, एक्साइल, एक्सक्यूज मी, है ना, उसमें क्या होता है, एक्साइल प्लासेंटेशन। इसलिए ऑप्शन नंबर 3, है ना, ठीक से देखिए, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 35, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर विद सुपीरियर ओवरी इज ऑब्जर्व्ड इन। ज़ाइगोमॉर्फिक कहाँ होता है यूजुअली, आपको लेग्यूमिनेसी फैमिली में। अच्छा, और सुपीरियर ओवरी भी होता है। तो यहाँ पे देखो, मस्टर्ड तो नहीं है, क्रूसीफेरी का मेंबर है। पी, ब्रिंजल एंड अनियन, इसमें जो पी है उसमें क्या होता है आपको, पाइसम सटाइवम। इसमें क्या होता है, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर विद सुपीरियर ओवरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36, अ मैच्योर सीव एलिमेंट possesses, है ना। तो जो आपका मैच्योर सीव एलिमेंट होता है उसमें क्या होता है, सेंट्रल साइटोप्लाज्म नहीं होता, सेंट्रल साइटोप्लाज्म इसमें। लार्ज वैक्यूल, यस, लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। मैच्योर सीव एलिमेंट की बात कर रहे हो आप, सीव ट्यूब की बात कर रहे हो, इसमें लार्ज वैक्यूल होता है। थर्ड है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो इसका अपना होता ही नहीं है। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है ना। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है, ये सब कुछ खत्म हो चुका होता है इसका, ठीक है। इमेच्योर कंडीशन में होता है, जब ये सीव एलिमेंट मेच्योर होता है तो इसका अपना साइटोप्लाज्म, अपना सारा का सारा सेल कंटेंट क्या होता है, ड्राई अप हो जाता है। हाउएवर पार्शियल साइटोप्लाज्म इज चैनल्ड थ्रू द कंपेनियन सेल, है ना, फ्रॉम द कंपेनियन सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, है ना, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, लार्ज वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज नॉट अ बास्ट फाइबर और फ्लोएम फाइबर, है ना। तो इनमें से कौन सा आपका फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर नहीं है, जूट, हाँ जी, जूट जो होता है वो बास्ट फाइबर ही होता है। हेम्प, हेम्प भी क्या होता है, बास्ट फाइबर होता है। फ्लैक्स, फ्लैक्स भी होता है। मूंज, मूंज नहीं होता है ना, इट इज नॉट अ बास्ट फाइबर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम इन स्टेम लाइज टुवर्ड्स, है ना। अब स्टेम की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो स्टेम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम किधर होगा और आपका मेटाजाइलम किधर होगा। तो प्रोटोजाइलम अंदर होता है और मेटाजाइलम बाहर होता है, समझ में आ रहा है। तो प्रोटोजाइलम किधर है, पिथ के तरफ, और मेटाजाइलम किधर है, पेरिफेरी के तरफ, समझ में आ रहा है, ओके। और इसी कंडीशन को आपने क्या कहा है, एंडार्क, क्या बोला है, एंडार्क, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39, वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम इज, है ना, वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम। ऑप्शन देखो, ऑप्शन दे रहा है ओनली प्राइमरी मेरिस्टेम, ओनली सेकेंडरी मेरिस्टेम, पार्शियली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी मेरिस्टेम, एंड फोर्थ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। now याद कीजिए, जब हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो वहां पे कुछ ऐसा था ना, ये अगर स्टील है तो
यहां पर आपका जाइलम 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 और बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम। ठीक है, तो ये जो है दिस इज व्हाट, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये कैसा होता है, ये होता है प्राइमरी कैम्बियम। और बाद में हम लोग देखते हैं डी डिफरेंशिएशन की वजह से यहां पे आपका क्या बनता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये कैसा होता है, सेकेंडरी, क्योंकि ये प्राइमरी टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से बनता है। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप वैस्कुलर कैम्बियम की बात कर रहे हो, वैस्कुलर कैम्बियम दोनों को मिला करके हम कहते हैं, तो इसमें सेकेंडरी भी है और प्राइमरी भी है, तो पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40, it says in some plant structures 2 type of medullary rays are formed during secondary growth. Such plants are, है ना, कौन कौन से होते हैं ये जो प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 तरह के मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या होते हैं, डाइकॉट रूट में होता है। किस में होता है, डाइकॉट रूट में, है ना। एक फेसिकुलर होता है, ऊपर इलोंगेटेड होता है, थोड़ा फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, और एक होता है क्या, रेडियल। समझ में आ रहा है? तो रेडियल इनिशियल्स का फॉर्मेशन होता है वहां पे। मेडुलरी रेज 2 तरह के वहां पे बनते हैं, एक रेडियल और एक आपका फ्यूजिफॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 1 डाइकॉट रूट्स। क्वेश्चन नंबर 41, some characters or structures are given below, how many of them are found in both Bryophyta and Pteridophyta commonly। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में दोनों में कौन से मिलते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। लेट्स सी। सबसे पहले पूछ रहा है आर्किगोनियम। हाँ जी, ब्रायोफाइटा हो या टेरिडोफाइटा हो, इन दोनों में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, एंथेरिडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है, आर्किगोनियम। ठीक है, इन दोनों में जाइगोट और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आर्किगोनियम दोनों में होगा। प्रोटोनीमा सिर्फ ब्रायोफाइट में होगा, टेरिडोफाइट में नहीं होगा। एम्ब्रियो दोनों में होगा, ओव्यूल इन दोनों में ही नहीं होगा। वैस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइटा में होगा, ब्रायोफाइटा में नहीं होगा। एंड एंथेरिडियम दोनों में होगा। यानी कि एंथेरिडियम, आर्किगोनियम एंड एम्ब्रियो, ये 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में मिलेंगे आपको। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। सबसे पहला, the leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind। हाँ जी, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं ना, वो बहुत ही रोबस्ट लीव्स होते हैं, है ना। ये वेल अडेप्टेड होते हैं फॉर एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। और इसीलिए ये जो लीव्स होते हैं ये जल्दी झड़ते नहीं हैं, है ना, ये लंबे समय तक के लिए रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन बॉर्न ऑन द सेम ट्री। हाँ जी, बिल्कुल सही है, सेम ट्री पे होता है, मोनोसियस है ये। बट इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री। साइकस में मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग होता है, मेल प्लांट पे मेल कोन, फीमेल प्लांट पे फीमेल कोन। इसीलिए साइकस कैसा होता है, डायोसियस, है ना। तो पाइनस जो पाइन ट्री है वो मोनोसियस है, साइकस डायोसियस है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म इज कैरिड आउट बाय एयर। हाँ जी, जिम्नोस्पर्म्स में हमेशा क्या होता है, अनीमोफिली। फोर्थ, इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अच्छा जी, जिम्नोस्पर्म में जो आपका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है उनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन दी स्पोरोफाइट। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट इज, क्या होता है, एंथेरिडियम, अभी बात किया था हमने।
ऑप्शन नंबर 4. 44. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज एनाइसोगैमस. देखो भैया, एनाइसोगैमस सिर्फ जहाँ पे एनाइसोगैमस हो, वॉलवॉक्स, उडोरीना, स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स. बेसिकली ये उडोरीना या उडोगोनियम है और यही आपका करेक्ट आंसर है. बस ऑप्शन नंबर 2 है ना. एग्जाम्पल्स आपको याद रखना था. क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिजीजेज इज कॉज्ड बाय वायरस, है ना. तो मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, ये चारों के चारों किससे होते हैं? वायरस से, है ना. एड्स, डायबिटीज, हर्पिस एंड ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस वायरस से नहीं होता और डायबिटीज भी नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा. एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी नहीं होगा. कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 46, है ना. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ अगेन, और ये जो डायग्राम है ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का डायग्राम है ना. दो गैमेटेंजिया आकर के आपस में फ्यूज हो रहे हैं फंगस की, और आपको बता रहा है कि ये जो गैमेटेंजिया फ्यूज कर रहे हैं इनका फेट क्या होगा, है ना. गैमेटेंजियल फ्यूजन के बाद ये जो सेल्स हैं इनका क्या फेट होगा, ये आगे चल करके क्या बनेंगे, ये पूछ रहा है ना. अब इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है. दे विल डेवलप इनटू अ जू स्पोर. नहीं, जू स्पोर क्या होते हैं? बाईफ्लैजिलेटेड या टेट्राफ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर्स होते हैं, यहाँ पे वो फॉर्मेशन नहीं होगा. दे विल डेवलप इनटू अ प्रोथैलस, ये भी नहीं होगा. दे विल डेवलप इनटू अ पार्थेनोस्पोर, बिल्कुल नहीं. दे विल डेवलप इनटू अ जाइगोस्पोर, है ना. यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और उसको स्पोर बना देगा, जाइगोस्पोर. ठीक है. So they will develop into a zygospore. This is the correct answer. Question number 4. 46 का ऑप्शन क्या होगा? 4. Question number 47. Select the incorrect pair. Methanogen, obligate aerobe. Methanogen, obligate anaerobe होते हैं, ठीक है, तो ये incorrect है. Second, halophiles have pigments for photosynthesis. हाँ जी, halophiles like some sulfobacteria, they have bacteriorhodopsin, है ना, तो उनके पास पिगमेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, तो ये सही है. थर्ड, थर्मोएसिडोफिल्स प्रोड्यूसेस मीथेन. नहीं जी, थर्मोएसिडोफिल मीथेन प्रोड्यूस नहीं करते. कौन करता है? मिथानोजेंस. तो ये भी इनकरेक्ट है. सो फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 3. 48. विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम एग्जिबिट हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओनली, है ना. मोनेरा, मोनेरा में तो हर तरह का होता है. यहाँ पे लास्ट में ओनली लगाया है. ऐसे किंगडम्स बताने हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता हो? होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता हो. मोनेरा में तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है ना, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, ये नहीं होगा. प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, यहाँ पे भी नहीं होगा. फंजाई, फंजाई में सैप्रोफिटिक तो होता है लेकिन होलोजोइक नहीं होता है. एनिमल्स में होलोजोइक और सैप्रोफिटिक दोनों होता है, और ये आपका करेक्ट आंसर है. 49. Study the following statement carefully and give the correct answer. Okay. A. Lower the taxa, more are the characteristic that the members within a taxon share. हाँ जी, जैसे जैसे आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में नीचे आओगे, मतलब लोअर टैक्सा की बात करोगे, लाइक जीनस, फैमिली, है ना, जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो वैसे वैसे आपके कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं, है ना. तो मोर कैरेक्टर्स दैट मेंबर्स विद इन अ टैक्सन विल शेयर, है ना. ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका नंबर क्या होगा? इंक्रीज करेगा. सही है. ऑप्शन सेकंड देखो, बी. हायर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑन अदर टैक्सा एट द सेम लेवल. हाँ जी, क्यों ऐसा डिफिकल्ट? जैसे जैसे आप हायर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में जाएंगे यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, है ना, मुश्किल होगी इन डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप, है ना, टू अदर टैक्सा ऑफ द सेम लेवल. क्यों? क्योंकि जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? डिक्रीज होते जाते हैं. जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होता है बिटवीन टैक्सा ऑफ दैट ग्रुप, है ना, वो क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा. थर्ड बोल रहा है, इन लोअर टैक्सा द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. नहीं जी, लोअर टैक्सा में क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं होता, है ना. डी. एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, ओके, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीजेज. नहीं जी, ये उल्टा होता है. क्या होता है? डिक्रीजेज. यही तो उस समय से कह रहा हूं मैं.
इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ए एंड बी आर करेक्ट, सी एंड डी आर इनकरेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन प्लानेरिया? है ना, प्लानेरिया में क्या होता है आपको मालूम है, उसमें फ्रैगमेंटेशन होता है और फिर उसमें रीजनरेशन हो जाता है। तो फ्रैगमेंटेशन, ट्रू रीजनरेशन बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और फोर्थ है बोथ 1 एंड 2, है ना। तो यहाँ पे कैसे होता है? बोथ 1 एंड 2। सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन, यानी कि जो प्लानेरिया है उसकी बॉडी 2 या 3 या 4 पार्ट में टूट जाएगी और हर एक पीस फिर क्या करेगा? रीजनरेट कर जाएगा, फुल रीजनरेशन होगा, कंप्लीट रीजनरेशन होगा, है ना, जिससे कि 4 अलग अलग प्लानेरिया बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 51, the thin elastic membrane present in cochlea is, है ना, तो कॉकलिया, इनर ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। कॉकलिया में जो थिन मेम्ब्रेन होता है ना, थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन, उसका नाम पूछ रहे हैं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ओटोलिथ मेम्ब्रेन, क्रिस्टी एम्पुलैरिस। अब देखो इनमें से आपका आंसर क्या होगा? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। कॉकलिया के अंदर क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वहाँ नहीं होता है। ऑटोलिथ मेम्ब्रेन तो किनारे यहाँ पे जहाँ पे बोनी सॉकेट होता है वहाँ होता है। और क्रिस्टी एम्पुलैरिस तो एक अलग ही डिवाइस है ना। तो जहाँ पे भी ये एम्पुला है वहाँ पे होता है क्रिस्टी एम्पुलैरिस एट द बेस ऑफ द सेमिलुलर कैनाल्स। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? नंबर 1, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है विच सिट्स अबव द हेयर सेल्स, हेयर सेल के ऊपर होता है ना। और ये जाकर के जब टच करता है हेयर सेल को तभी तो आपका एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। तो जब भी आपका रेजिनस मेम्ब्रेन उसको पुश करता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आकर के हेयर सेल्स को क्या करता है? टच करता है, जिसके अकॉर्डिंगली आपका हियरिंग काम करता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर स्ट्रक्चर मार्क्ड ए, है ना। तो अगर आपको आई का एनाटॉमी याद है तो ए जो है वो क्या है? ए जो है मैकुला लूटिया है, ठीक है, या फोबिया है। अब देखो नंबर 1, इट इज थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ रेटिना, बिल्कुल सही बात है। हियर ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड, ये भी सही बात है। थर्ड, इन एस्टिग्मेटिज्म इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट, नहीं जी ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, है ना। एस्टिग्मेटिज्म में यहीं पे इमेज बनेगा ऐसा जरूरी नहीं होता है, ये गलत बात है। फोर्थ, विजुअल एक्विटी इज ग्रेटेस्ट एट दिस पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 53, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन्स सेम। हाँ जी, ए बैंड एन आइसोट्रोपिक बैंड जो होता है ना, जिसमें कि मायोसिन है एंड सम ओवरलैपिंग रीजन्स ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो एन आइसोट्रोपिक बैंड है इसकी लेंथ डिक्रीज नहीं होती है, ठीक है, ये एज इट इज रहता है, ये सही बात है और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टन, बिल्कुल शॉर्ट नहीं होती है क्योंकि सार्कोमियर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस, दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सार्कोमियर, ठीक है, और ये तो शॉर्टनिंग इसकी होती है। एक्टिन फिलामेंट लेंथ गेट शॉर्टन, नहीं जी, एक्टिन फिलामेंट का जो लेंथ होता है वो शॉर्टन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो मूव कर जाता है इनटू दी और टुवर्ड्स दी मायोसिन। बेसिकली वो जो आपका एम बैंड है, जो एम जोन है, उसमें क्या होता है? ये मूव कर जाते हैं एच जोन में, ठीक है। तो एच जोन में मूव हो जाते हैं, एक्टिन फिलामेंट की शॉर्टनिंग नहीं होती है। इनफैक्ट एक्टिन मायोसिन किसी भी फिलामेंट की शॉर्टनिंग नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है? दोनों फिलामेंट की स्लाइडिंग होती है। जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाता है, याद रखिएगा कि इसीलिए इसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं, है ना। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें किसी भी फिलामेंट की शॉर्टनिंग कभी भी नहीं होती। ग्रेट। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है? ए एच एंड आई बैंड शॉर्टन, है ना। तो जो आपका एच बैंड है, आई बैंड है, इनका शॉर्टनिंग होता है लेकिन ए बैंड की शॉर्टनिंग नहीं होती है, ठीक है। सो ये भी गलत है। करेक्ट क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज? डायरिया, माइस्थेनिया ग्रेविस, टेटनस एंड जॉन्डिस। Myasthenia gravis is a autoimmune disease. Option number 2.
क्वेश्चन नंबर 55, ह्यूमन स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक, डाइकॉन्डाइलिक, बाइसेफेलिक, मोनोसेफेलिक? कैसा होता है? डाइकॉन्डाइलिक, है ना, ऑप्शन 2। 56, हाउ कैन ह्यूमन कैन शो सुपिनेशन एंड प्रोटोनेशन ऑफ पाम विथ द हेल्प ऑफ, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लो आप लोग, यहाँ पे दो टर्म्स की बात की गई है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन क्या होता है और प्रोनेशन ऑफ पाम क्या होता है? देखो यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये मेरा हाथ है, ठीक है। अगर इस हाथ को हम ऐसे मूव करें, है ना, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये जो मूवमेंट है ना मेरे पाम की, दिख रहा है ये जो मूवमेंट है, इसको बोलते हैं सुपिनेशन। सुपिनेशन समझ में आ रहा है? सुपीरियर पोजीशन पे ऐसे आ रहा है, सुपिनेशन। अगर ये ऐसे जाए उल्टा, तो इसको हम बोलेंगे प्रोनेशन। समझ में आ रहा है? तो जब पाम आपकी तरफ फेस कर रहा है, दिस मूवमेंट इज सुपिनेशन, और जब पाम आपसे अवे दूर जा रहा है, धरती की तरफ नीचे फेस करने की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सुपिनेशन। अब ये प्रोनेशन और सुपिनेशन, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है इस रेडियो अल्नर जॉइंट के मूवमेंट की वजह से। समझ में आ रहा है? यहाँ के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट है? यहाँ पे होता है पाइवट ज्वाइंट। क्या होता है? पाइवट ज्वाइंट। समझ में आ रहा है? तो ह्यूमंस में जो सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ पाम होता है, ये किसकी वजह से होता है? पाइवट ज्वाइंट की वजह से होता है ना। हिंज ज्वाइंट की वजह से सिर्फ ये मूवमेंट होता है, याद रखना, ये हिंज ज्वाइंट की वजह से हो रहा है। और ये जो सुपिनेशन हो रहा है और प्रोनेशन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? पाइवट ज्वाइंट की वजह से, याद रखिएगा। वैसे इट इज अनलाइकली कि आपसे पूछा जाए, बट फिर भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट्स टू लेफ्ट व्हेन? देखो हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट कब मूव करेगा और लेफ्ट कब मूव करेगा, ये आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। राइट जिस फैक्टर से मूव करेगा, उसके उल्टा या उसके कम करने से किधर मूव करेगा? वो लेफ्ट, है ना। ऑप्शन देखते हैं। डिक्रीज इन O2 कंसंट्रेशन, नहीं जी, इससे राइट मूव करता है। डिक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, हाँ जी। इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन से राइट मूव करता है, डिक्रीज से लेफ्ट मूव करता है। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड देखो, इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन राइट मूव करेगा। इंक्रीज इन 2,3-DPG, है ना, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इससे भी क्या होता है? राइट मूवमेंट होता है ना। ऑल्टीट्यूड सिकनेस में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जब बॉडी एक्लिमेटाइज करती है, तो उसमें आपका 2,3 BPG का लेवल बढ़ जाता है। ग्रेट, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, विच इज करेक्ट अबाउट एम्फाइसीमा, है ना। एम्फाइसीमा जो डिजीज होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होता है, उसके बारे में कौन सा सही है वो बताना है आपको। इट इज एन एलर्जिक डिजीज, नहीं जी, एलर्जिक डिजीज तो नहीं है ये। इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय स्मोकिंग, बिल्कुल सही बात है, ये क्रोनिक डिजीज है। किसकी वजह से हो रहा है? स्मोकिंग की वजह से, स्पेशली एल्वियोलर डैमेज की वजह से होता है ना। सरफेस एरिया डिक्रीज होने लगता है, पढ़ रखा है आपने। थर्ड, इन्फ्लामेशन अकर्स इन ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स इन एम्फाइसीमा, नहीं जी, ये नहीं होता है ना। किसका होता है? रिडक्शन इन द सरफेस फंक्शनल सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोली, ठीक है। और फोर्थ बोल रहा है फाइब्रोसिस अकर्स इन लंग्स इन एम्फाइसीमा, बिल्कुल नहीं जी, लंग फाइब्रोसिस का केस यहाँ पे नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व्ड इन द नॉर्मल ब्रीदिंग इन ह्यूमंस, है ना। याद रखना, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग की, फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए कौन होता है? नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए होता है डायफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नहीं, है ना। जो ICM होता है, इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी दो तरह के होते हैं ना, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग में काम आता है, इंटरनल फोर्सफुल एक्सपीरेशन में काम आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है अ फॉल इन GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स, है ना। तो जब भी GFR में कमी होता है तो कौन एक्टिवेट होता है? आपका
JGA apparatus, है ना, juxtaglomerular apparatus क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और इस apparatus का जो JG सेल्स होता है वो क्या सिक्रीट करता है, रेनिन, है ना, क्या सिक्रीट करता है JG सेल रेनिन का सिक्रीशन कर लेता है और इस रेनिन से फिर क्या होता है, रास सिस्टम जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है या ना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, juxtaglomerular cells to release renin। चलिए पढ़ रखा है आपने। क्वेश्चन नंबर 61, ट्यूबुलर सिक्रीशन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ, ट्यूबुलर सिक्रीशन, है ना, यहाँ पे भी ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्यूबुलर सिक्रीशन की। ट्यूबुलर सिक्रीशन कहां से होता है, PCT एंड DCT से होता है। किसका होता है, K+, H+, अमोनिया, इनका होता है। इनका क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसको कि हम लोग सेलेक्टिव सिक्रीशन भी बोलते हैं। और ये किस में हेल्प करता है, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में, एट द सेम टाइम pH यानी कि एसिडिक बैलेंस को मेंटेन करने में, है ना। इसीलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स GFR। अब लो ये तो सेम ही क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, JGA, juxtaglomerular apparatus, ऑप्शन नंबर 2। ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 63, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ हेल्दी ह्यूमन इज, है ना। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पूछ रहा है ना। तो नॉर्मली हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, नहीं है ना, बिल्कुल सही बात है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड इज योर HB कंटेंट या फिर हीमोग्लोबिन का अमाउंट। 64, हार्ट ऑफ हार्ट इज, क्या सवाल है, हार्ट ऑफ हार्ट इज, है ना। हार्ट का हार्ट कौन सा है, तो हार्ट का हार्ट वो है जो कि हार्ट के एक्टिविटी को मेंटेन रखता है ना, यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड, पेस मेकर जो होता है उसको हम हार्ट ऑफ हार्ट बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कार्डियक आउटपुट, है ना। कार्डियक आउटपुट पूछ रहा है, कार्डियक आउटपुट, है ना, किसमें पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इन लीटर पर मिनट, ठीक है। अब आपको बता दूं कि कार्डियक आउटपुट होता क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है 0.07 लीटर और आपका हार्ट रेट कितना दिया हुआ है, 75 पर मिनट। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीटर पर मिनट में तो ऑलरेडी है ही है ना, तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। 0.07 इंटू 75 आपको करना है, क्या मिलेगा, 5.25। ओके, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं हम लोग। सिनेप्टिक वेसिकल्स आर फाउंड इन, है ना। सिनेप्टिक वेसिकल्स कहाँ मिलते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट या डेंड्रॉन। ऑब्वियसली किसमें मिलेगा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, है ना। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के टीलोडेंड्रिया में जो सिनेप्टिक नॉब होता है, यहाँ देखो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, राइट। तो ये जो है वो टीलोडेंड्रिया है, टीलोडेंड्रिया में ये क्या है, सिनेप्टिक नॉब है और इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल, ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल। और इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, राइट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। अच्छा, आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं सर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में भी तो होगा। हाँ जी, हो सकता है अगर वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड हो तो, लेकिन अगर मान लो कि वो ना कनेक्टेड हो तो, है ना, नहीं भी होगा। समझ में आ रहा है, अगर मान लो कोई स्पेशल मॉडिफाइड सेल है
न्यूरोग्लैंडुलर कोई सेल है ना, जो कि लास्ट न्यूरॉन होगा आपका सिग्नल रिसीव करने वाला, उसके बाद से वो हार्मोन सेक्रेट करने वाला है, तो उसमें ऐसा आपका सिनेप्टिक वेसिकल्स नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए आप करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर 1 प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, है ना। जो आपका रिफ्लेक्स आर्क होता है उसका ये डायग्राम है, अगेन एनसीईआरटी का डायग्राम है, और आपको बताना है ABCD क्या है। ए जो है वो क्या है, ए इज द वाइट मैटर, बी क्या है, ग्रे मैटर, सी क्या है, इंटरन्यूरॉन, और डी क्या है, डी इज द मोटर न्यूरॉन, है ना। नीचे वाला ब्रांच क्या होता है, मोटर, ऊपर वाला क्या है, सेंसरी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, इनिशिएशन ऑफ लोकोमोशन इज डन बाय, है ना। तो लोकोमोशन का इनिशिएशन कैसे होता है ना, लोकोमोशन का इनिशिएशन कौन करता है। नंबर 1 सेरिबेलम, नंबर 2 सेरिब्रम, नंबर 3 हाइपोथैलेमस एंड 4th मेडुला। देखिए जब भी आप लोकोमोशन की बात कर रहे हो तो लोकोमोशन इज अ वॉलेंटरी एक्टिविटी, लोकोमोशन इज अ वॉलेंटरी एक्टिविटी, है ना। एंड लोकोमोशन में मेनली किसका कोऑर्डिनेशन होता है, आपके हाइंड लिम्ब के मसल्स का, है ना, चलना है ना आपको। और सिंस ये वॉलेंटरी एक्टिविटी है इसीलिए इसका इनिशिएशन कौन करेगा, सेरिब्रम, कौन करेगा, सेरिब्रम। हाँ, एक बार जब स्टार्ट हो जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, सेरिबेलम, समझ में आ रहा है। लेकिन इनिशिएट कौन करेगा, सेरिब्रम। कंटिन्यू करना है, जब चलना है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, अपने आप एक पैर के बाद दूसरा पैर चलता रहता है ना। दैट कोऑर्डिनेशन इज इनवॉलेंटरी एंड दैट इज डन बाय सेरिबेलम, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इनिशिएट कौन करेगा, सेरिब्रम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन पार्किंसंस डिजीज, है ना। पार्किंसंस डिजीज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। रिजिडिटी, हाँ जी, मसल्स रिजिड होने लगते हैं। रेस्टिंग ट्रेमर्स, हाँ जी, हाथ पैर कांपते रहते हैं, है ना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। मास्क लाइक फेस, हाँ, क्योंकि फेशियल मसल्स पहले अफेक्ट होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते ढंग से, सारे मसल्स आप मूव नहीं कर पाते तो वो मास्क लाइक फेस हो जाता है। डिमेंशिया, नहीं जी, डिमेंशिया इसमें नहीं होता है, पार्किंसंस डिजीज में नहीं होता है। अल्जाइमर्स में डिमेंशिया जरूर होता है, ठीक है, याद रखना। अल्जाइमर्स होगा तो उसमें डिमेंशिया होगा, लेकिन पार्किंसंस में डिमेंशिया नहीं होता है, ये मोटर डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, अच्छा जी, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स दिए हुए हैं और कॉलम 1 में और कॉलम 2 में कुछ उनके फीचर्स दिए हुए हैं, हमको मैच करना है। कसिंग सिंड्रोम, है ना। अब कसिंग सिंड्रोम जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है, और बेसिकली कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है कसिंग सिंड्रोम में, जिसकी वजह से जो है आपका मून फेस होता है ना। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इसका, है ना, मून फेस। तो कसिंग सिंड्रोम किसके साथ होगा, मून फेस के साथ। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो है वो डार्क पिगमेंटेशन के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो मेलाटोनिन इंक्रीजेस इम्यूनिटी। एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, है ना। एडिसन्स डिजीज, हाइपो हुआ तो एडिशन। देखो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, अगर इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि कॉर्टिसोल की हम बात कर रहे हैं, अगर कॉर्टिसोल का हाइपोसिक्रीशन हुआ है, कम हुआ है, तो क्या होगा, एडिसन्स डिजीज। अगर हाइपर हुआ है तो क्या होगा, कसिंग सिंड्रोम, याद रखिएगा, ठीक है। तो एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, ब्रॉन्ज स्पॉटिंग स्किन पे, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज किसकी वजह से हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड, है ना, हाइपरथायरॉइडिज्म है ये। इससे क्या होगा, हाई बीएमआर, ओके। तो ग्रेव्स डिजीज किसके साथ मैच करेगा, हाई बीएमआर। टिटानी, टिटानी किसकी वजह से होता है, लो कैल्शियम लेवल की वजह से, स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स होता है ना, किसकी वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। और याद रखो अगर पीटीएच
पाराथॉर्मोन हार्मोन जिसको हम लोग कॉलिप्स हार्मोन कहते हैं, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल कर जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, तो उसकी वजह से टिटानी हो जाएगी। एंड फोर्थ लास्टली हम लोग बात कर रहे हैं माइस्थेनिया ग्रेविस की। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो एक इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ये किसकी वजह से होगा, हाई थाइमोसिन की वजह से। क्यों, हाई थाइमोसिन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर द टी सेल डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, है ना। हाई थाइमोसिन की वजह से जो टी सेल का डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन है वो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज कॉज कर देगा, स्केलेटल मसल्स में वीकनेस कॉज करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, तो ये तो मैचिंग होंगे। इसके हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71 है ना, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग hormones are secreted by anterior pituitary in the given list? ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, हाँ जी रिलीज होता है। TRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ADH ये पिट्यूटरी से होता है लेकिन एंटीरियर नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्स नर्वोसा से होता है। LH एंटीरियर से, PRL एंटीरियर से, PIH हाइपोथैलेमस से, FSH एंटीरियर से। तो ACTH, LH, PRL और FSH ये चार ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 72, विच हार्मोन आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स? ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन सा रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या रिलीज होता है, याद करो यहाँ पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से सबसे पहले क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, mineralocorticoids like aldosterone। दूसरा क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स like cortisol। एंड थर्ड क्या होता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स like DHEA, है ना, या फिर एस्ट्रोजन। समझ में आ रहा है, एस्ट्राडायोल। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन। एड्रिनलिन नहीं, एड्रिनलिन कौन करता है, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से होता है क्या, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, तो ये कहां से होता है, एड्रिनल मेडुला से। तो आपका इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 3, एल्डोस्टेरोन एंड DHEA, है ना। अब आप बोलोगे इसमें एंड्रोजन दिया हुआ है, एंड्रोजन क्या होते हैं, DHEA को ही हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स, ओके, मेल सेक्स हार्मोन्स। लेकिन यहाँ पे DHEA दिया हुआ है इसीलिए हम ऑप्शन 3 लगाएंगे। ठीक है, ग्रेट। We are moving to question number 73. 73rd question जो है वो क्या है, देखते हैं। PTH है ना, पाराथॉर्मोन हार्मोन, इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिंग ऑन। देखो जब हम PTH की बात कर रहे हैं तो PTH बहुत सारी जगहों पे काम करता है ना। कैसे कैसे, बोन्स, हाँ जी, तो बोन का रिजॉर्प्शन करा करके कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। किडनी पे भी काम करता है ताकि किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं इनसे क्या करे, आपका जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा दे। डाइजेस्टेड फूड में भी इंटेस्टाइन को बोलता है कि आप कैल्शियम के अपटेक को क्या करो, इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो जो PTH है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग बोन रिजॉर्प्शन। किडनी से क्या करता है, फैसिलिटेटेड अपटेक, और आपका जो गट होता है, GI ट्रैक्ट, इसमें से भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंड्यूस करता है। तो जो पाराथॉर्मोन हार्मोन है या कॉलिप्स हार्मोन है, ये आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है बाय दीज 3 मेथड्स। ठीक है, चलिए, साथ में और भी कुछ करता है, जैसे बोन पे डिपोजिशन को कम करता है। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 74, फाइंड आउट द करेक्ट मैच फॉर डाइजेस्टिव ग्लैंड
एंड देयर सिक्रीशन एंड फंक्शन। ठीक है, चलो पहला दिया है पैरोटिड ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नहीं जी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन तो यार नहीं होता है, गलत है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ओके हाँ जी करता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 के अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डाइजेशन के लिए नहीं, तो ये भी गलत है। ब्रूनर्स ग्लैंड नॉन एंजाइमेटिक एसिडिक सिक्रीशन नहीं जी, एसिडिक सिक्रीशन तो ये नहीं करता है ना, एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नहीं, तो ये भी गलत हो गया। क्रिप्स ऑफ लाइबरपून सक्कस एंटेरिकस हाँ जी करता है, डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स बिल्कुल करता है ना, देयर इज मिक्सचर ऑफ डाइसैकेराइडेजेस है ना, माल्टेज सुक्रेज बहुत सारा होता है यहाँ पे, तो ये आपका सही है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75, व्हेन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस कॉल्ड है ना, तो अगर डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, पेट भरा भरा सा लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 76, रेनिन एंजाइम है ना, रेनिन RENNIN रेनिन एंजाइम जो कि पेट में सिक्रीट होता है राइट, स्टमक में, उसकी बात कर रहे हैं, इज सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हाँ जी, चीफ सेल्स हाँ जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड में ही चीफ सेल्स करते हैं। एंड थर्ड बोल रहा है इन्फेंट स्टमक हाँ जी, इन्फेंट के स्टमक में ही ज्यादा इसका सिक्रीशन होता है। ऑल ऑफ द अबव, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 77, इन कॉकरोच सलेवरी ग्लैंड अटैच्ड विथ है ना, तो कॉकरोच में जो 2 सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो अटैच होते हैं किससे, ईसोफेगस से है ना, उसमें रिजर्वायर्स भी होते हैं, अगर आपको याद होगा डायग्राम तो NCERT में बना हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 ईसोफेगस। 78, टर्गाइट्स एंड स्टर्नाइट्स है ना, टर्गाइट्स एंड स्टर्नाइट्स डॉर्सल एक्सोस्केलेटन प्लेट एंड वेंट्रल, डॉर्सल को हमने क्या बोला टर्गाइट, वेंट्रल को क्या बोला स्टर्नाइट। ठीक है, इन कॉकरोच आर ज्वाइंड ईच अदर बाय, किससे अटैच होते हैं, दे आर अटैच्ड बाय आर्थरोडियल मेम्ब्रेन, किससे होते हैं, आर्थरोडियल मेम्ब्रेन, तो दोनों लेटरल साइड में ये आर्थरोडियल मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। मान लो कि ये क्या है आपका, दिस इज योर टर्गाइट, डॉर्सल है ये, और मान लो इधर क्या है वेंट्रल साइड है, तो यहाँ पर एक और क्या होगा, ये ऊपर टर्गाइट है और नीचे आपका स्टर्नाइट है, ये दोनों अटैच होते हैं थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से। इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थरोडियल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, आर्थरोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है, इट इज अ थिन एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्यों चाहिए, ताकि ये जब ब्रीथ करे तो एक्सपैंड कर सके है ना, थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट इन ब्लड ऑफ है ना, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसके ब्लड में एब्सेंट होता है, रैबिट होता है, फ्रॉग होता है, अर्थवर्म भी होता है ना। दूसरी बात है कि अर्थवर्म के ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, जबकि फ्रॉग और रैबिट में RBC के अंदर होता है। फोर्थ कॉकरोच, कॉकरोच के ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, क्यों, यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, टिफ्लोसोल फाउंड इन फेरेटिमा अकर्स इन है ना, टिफ्लोसोल इन अर्थवर्म, फेरेटिमा, फेरेटिमा क्या है, अर्थवर्म है। ठीक है, तो टिफ्लोसोल होता क्या है, देखो अगर आप अर्थवर्म की क्रॉस सेक्शन को देख रहे हो, इंटेस्टाइन के क्रॉस सेक्शन को, तो ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, ये एक्चुअली में आपका इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, ये वाला, दिस वन, दिस इज इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। और ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टिफ्लोसोल। और टिफ्लोसोल की वजह से जो इफेक्टिव सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन के लिए वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, कहां पे, इंटेस्टाइन में, समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81, यहां पे एक मैच द फॉलोइंग है कॉकरोच के रेफरेंस में। ए ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स
माउथ पार्ट्स करते हैं, क्रॉप करता है, गिजर्ट करता है, गिजर्ट करता है ना। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोवेंट्रिकुलस, है ना। देखियो, ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस। और ये होता क्या है ये बता देता हूँ। प्रोवेंट्रिकुलस जो है ये एक वाल्व के जैसा है ना, एक फ्लैप के जैसा है, वाल्व या फ्लैप के जैसा है बिटवीन द गिजर्ड एंड मिडगट। तो गिजर्ड में क्या हो रहा है? फूड का क्या होता है? आपका ग्राइंडिंग होती है गिजर्ड में, काइटिनस प्लेट्स होते हैं वहां पे, याद है आपको, है ना। तो ये जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है ये रोक के रखता है फूड को, मिडगट में नहीं जाने देता है, ताकि गिजर्ड में उसकी क्या हो सके? ग्राइंडिंग हो सके। समझ में आ रहा है? विद द हेल्प ऑफ दोस काइटिनस प्लेट्स जिनमें टीथ लाइक सीरेटेड मार्जिन्स होते हैं, है ना। इसीलिए ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल किसके साथ मैच करेगा? प्रोवेंट्रिकुलस के साथ। सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, है ना। तो यहाँ पे हिपैटिक सीका होता है फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, है ना, हिपैटिक सीका। 10 पेयर्स, 10 पेयर्स क्या होते हैं? स्पाइरेकल्स। कितने होते हैं? 10 पेयर्स, ओके। 2 पेयर आपके थोरैक्स में और 8 पेयर कहाँ पे? एब्डोमिनल सेगमेंट में। एनल सर्सी, एनल सर्सी कहाँ होता है? 10th सेगमेंट में, लास्ट सेगमेंट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 82, है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियम। ऑप्शन है ऑल एनिमल बोन, एवियन बोन, मैमेलियन बोन ओनली एंड रेप्टिलियन बोन। आंसर क्या होगा? मैमेलियन बोन ओनली, है ना। सिर्फ यहीं पे आपको सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियम देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 83, फैलोपियन ट्यूब्स आर लाइंड बाय। फैलोपियन ट्यूब किससे लाइन होता है? सिलिएटेड इपिथेलियम से। वो भी कैसा? सिंपल कॉल्यूमिनर सिलिएटेड इपिथेलियम, है ना। सिंपल कॉल्यूमिनर सिलिएटेड इपिथेलियम से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पारापोडिया, है ना। पारापोडिया याद करो, कुछ जो आपके एनालिड्स थे लाइक फेरेटिमा, नीरिस, है ना। कुछ जो आपके एनालिड्स हैं, फ्रीली लिविंग, फ्री स्विमिंग, मराइन एनालिड्स जो थे, जैसे कि नीरिस जिसका एग्जांपल है, तो उसमें नीरिस में आपको दिखेगा कि हर एक जो आपका सेगमेंट है उसके किनारे में ऐसे एक ट्रायंगुलर फ्लैप ऑफ मसल्स है, जिसको हमने क्या कहा था? पारापोडिया, है ना। और फिर पारापोडिया के अंत में यहाँ पे क्या लगा होगा? सीटी। ये क्या है? सीटी। सीटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। पारापोडिया एंड सीटी जो होते हैं ये 2 अपेंडेजेस हमको देखने को मिलता है कहाँ पे? एनेलिडा में। नीरिस में दोनों ही होता है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पारापोडिया। पहला, दे आर लॉन्गिट्यूडनल मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। देखो, पारापोडिया लोकोमोशन और स्विमिंग में हेल्प करता है, लेकिन ये बना होता है ऑब्लिक मसल का। किसका बना होता है? ऑब्लिक मसल्स का, ठीक है। ऑब्लिक मसल का बना होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दे आर सर्कुलर मसल्स, नहीं जी, ये भी गलत हो गया। किसका बना हुआ है? ऑब्लिक मसल का। थर्ड, हेल्प इन स्विमिंग, हाँ जी करता है, सही बात है। एंड फोर्थ, दीज आर डॉर्सल अपेंडेजेस ऑफ नीरिस। दीज आर नॉट डॉर्सल, दीज आर लेटरल अपेंडेजेस, साइड में होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। In which phylum body is unsegmented with distinct head, muscular foot and visceral hump? देखो, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प जैसे बोला, आपको पता चल गया कि ये किसकी बात कर रहा है? मोलस्का की, है ना। तो क्या है आंसर? नंबर 1, मोलस्का। 86, साइक्लोइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन। देखो, साइक्लोइड स्केल्स कहाँ होते हैं? फ्रेश वाटर फिशेस में, है ना, बोनी फिशेस में, ठीक है। साइक्लोइड, ओके। तो आपका इसमें से फ्रेश वाटर फिश कौन है, बोनी फिश कौन है, ये आपको बताना है। ट्राइगॉन नहीं है। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, हाँ जी, ये क्या होता है? फ्रेश वाटर फिश होता है, बोनी फिश होता है। माइग्जीन भी नहीं है, स्कोलियोडॉन भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 87, डॉल्फिन, व्हेल
एंड सील आर, है ना, डॉल्फिन, व्हेल एंड सील, ये तीनों क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। ये तीनों क्या हैं, मैमल्स हैं। फिश, टेरेस्ट्रियल मैमल, रेप्टाइल या एक्वेटिक मैमल, क्या है, एक्वेटिक मैमल है। किसके मेंबर हैं, सिटेशियंस हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक मैमल जितने भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिटेशिया, है ना, ये सिटेशियंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। 88, रेड वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय, याद रखने की बात है, कौन कॉज करता है, बेबेसिया। रेड वाटर फीवर को ही हम क्या बोलते हैं, बेबियोसिस, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, बेबेसिया। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, लिमुलस या एपिस। लिमुलस को बोलते हैं क्या, लिविंग फॉसिल, है ना, किंग क्रैब है ना ये लिमुलस, ये क्या है, एक लिविंग फॉसिल है। क्वेश्चन नंबर 90, एन एसिलोमेट एनिमल विथ बाइलेटरल सिमेट्री, है ना, ऐसा एनिमल जो कि एसिलोमेट है और उसमें बाइलेटरल सिमेट्री है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्लैटीहेलमिंथस की, है ना। आपको बताना है कि इनमें से प्लैटीहेलमिंथ कौन है। हाइड्रा सिलेंड्रेट है, ओबेलिया सिलेंड्रेट है, फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला ये क्या होता है, फ्लैट वर्म होता है, प्लैटीहेलमिंथस है। एंड फोर्थ ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, फैसियोला। ग्रेट, सो दीज वर योर 90 क्वेश्चंस, है ना, ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए FST 1 के। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से दिया होगा एग्जाम, मैक्सिमम आपके सही होंगे, है ना। एक अच्छा बैलेंस्ड पेपर था, थोड़ा टफर एंड पे था, लेकिन ये ज़रूरी है ताकि आप लोगों की तैयारी सही रहे, ठीक है, ओके। और कोई डाउट है तो हम लोग जो भी आपके डिस्कशन सेशंस होते हैं उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी एंड कीप स्टडिंग। अगेन हम लोग फिर से मिलेंगे विद सम डिफरेंट पेपर डिस्कशन, जो भी आप लोग एग्जाम देते हैं उन पेपर के पेपर डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।